हेलो डियर फ्रेंड्स, भाइयों एंड बहनों, बाबूज एंड दीदीज, वेलकम। आई एम उमेश कुमार उपाध्याय। नाउ यू आर वाचिंग योर ओन चैनल मास्टर्स एकेडमी फॉर इकोनॉमिक्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देन लेट्स बिगिन। वेलकम बैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट refers to the value of a factor in its second best use or in its second best alternative which is foregone when choice is made। इस डेफिनेशन से हमको पता चलता है कि ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वैल्यू की बात की जा रही है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इनकी सेकंड बेस्ट वैल्यू की बात की जा रही है। जहां पे इनकी सबसे बेस्ट वैल्यू होगी वहां पे ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंगेज्ड होंगे, एम्प्लॉयड होंगे। लेकिन जो सेकंड बेस्ट वैल्यू या सेकंड बेस्ट यूज उन्होंने फॉरगॉन कर दिया, छोड़ दिया है, जिस समय उनको चॉइस करनी थी, यहां पे उसकी बात की जा रही है। अब दो एग्जाम्पल से इसको अच्छी तरह हम क्लियर कर सकते हैं। सपोज करिए आपने एमबीए किया हुआ है, आपको 3 अलग अलग फर्म में जॉब ऑफर हो रही है। एक फर्म आपको 2 लाख पर मंथ दे रही है, दूसरी फर्म आपको 1.5 लाख पर मंथ दे रही है, एक तीसरी फर्म है जो आपको 1 लाख पर मंथ दे रही है। तो आप कहां जाएंगे? जाहिर सी बात है, जो फर्म आपको 2 लाख पर मंथ दे रही है आप उसको ज्वाइन करेंगे। ये आपका हो गया बेस्ट यूज। भाई आपको चॉइस करने के लिए मिली थी, आपके पास 3 ऑप्शन था, आपने जो सबसे बेस्ट था उसको आपने चॉइस कर लिया। लेकिन इसका सेकंड बेस्ट क्या था? सेकंड बेस्ट इसका था 1.5 लाख, जिसको आपने फॉरगॉन कर दिया, छोड़ दिया। यही 1.5 लाख जो आपकी सेकंड बेस्ट यूज था, यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुआ फर्स्ट यूज के लिए, यानी 2 लाख के लिए। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए एक किसान है, उस किसान का नाम मिस्टर एक्स है, वाई है, जेड है, कुछ भी है। उसके पास एक पीस ऑफ लैंड है 1 हेक्टेयर की, जिसमें वो शुगर केन उगा सकता है, यानी गन्ना उगा सकता है, उसमें वीट उगा सकता है, उसमें वो राइस उगा सकता है। अगर वो शुगर केन उगाता है तो एक फसल के बाद उसको 10,000 मिलता है। अगर वो राइस उसमें उगाता है तो उसको एक फसल के बाद 8,000 मिलता है। और अगर वो वीट उगाता है तो एक फसल के बाद उसको 6,000 मिलता है। तो उसके पास 3 चॉइस है। तो सबसे बेस्ट चॉइस क्या है? शुगर केन, क्योंकि शुगर केन से उसको रिटर्न मिलेगा 10,000 के बराबर। तो वो उस पीस ऑफ लैंड पे शुगर केन उगाएगा। ये बेस्ट यूज हो गया। लेकिन इसका सेकंड बेस्ट यूज क्या है? सेकंड बेस्ट यूज हुआ राइस का प्रोडक्शन, क्योंकि राइस के प्रोडक्शन से उसको 8,000 मिल रहा था। तो ये 8,000 राइस का प्रोडक्शन, उसके 10,000 यानी कि शुगर केन के प्रोडक्शन के लिए क्या हुआ? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुआ। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसके कई नाम हैं, इसके सिनोनिम्स: प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी लाइन, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व refers to the different possible combination of the 2 goods that the economy can produce with fully and efficiently utilization of given resources and state of technology। इस डेफिनेशन से हमको यह पता चलता है कि
कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक कर्व है। कर्व मतलब होता है दैट इज नॉट स्ट्रेट एट एनी पॉइंट, जो किसी भी पॉइंट पे स्ट्रेट ना होता है उसको कर्व कहते हैं। यह एक ऐसा कर्व है जो इकोनॉमी में अगर टेक्नोलॉजी गिवन हो, रिसोर्सेज गिवन हो, रिसोर्सेज का फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन हो रहा हो, तो ये कर्व दो गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को शो करता है जिसे वह इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है। सबसे पहले इस डेफिनेशन के बेस पे इसको एजम्पशंस को भी स्लाइड से, उसके बाद इसके इलस्ट्रेशन को एक टेबल से और एक डायग्राम से एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो आइए स्लाइड्स का यूज करके हम आपको अच्छी तरह समझाते हैं। पहला, रिसोर्सेज आर गिवन। इसका कहने का मतलब है कि उस इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, उनमें कोई चेंज स्टडी के दौरान नहीं होगा। दूसरा, विद गिवन रिसोर्सेज ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। कहने का मतलब है जो भी उसके पास लैंड है, जो भी लेबर है, जो भी कैपिटल है, जो भी एंटरप्रेन्योर है, उसकी सहायता से केवल उस इकोनॉमी में केवल दो ही गुड्स का प्रोडक्शन किया जा सकता है। नेक्स्ट है, रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, यानी जितने भी रिसोर्स हैं वो सारे के सारे फुली यूटिलाइज्ड हैं और एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड हैं। फुली यूटिलाइज्ड का मतलब है कि वहां पे कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोई भी पीस ऑफ लैंड खाली नहीं है, कोई भी कैपिटल, कोई भी मशीन अनयूटिलाइज्ड नहीं है, सभी यूज हैं। सारे के सारे जो एंटरप्रेन्योर हैं वो भी अपने वर्क में लगे हैं और साथ साथ में अगर इनके कार्य करने की क्षमता 6 घंटे है तो सारे के सारे फैक्टर्स को 6 घंटे पर डे का काम मिला हुआ है। अगर इनके कार्य करने की एफिशिएंसी अगर 8 घंटे की है तो सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को 8 घंटे का काम मिला हुआ है। नेक्स्ट है, देयर इज नो चेंज इन द टेक्नोलॉजी। जो भी प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी उस इकोनॉमी में चल रही है, चाहे लेबर इंटेंसिव टेक्निक, चाहे कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, जो भी टेक्नोलॉजी चल रही है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी है, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी हो, उस टेक्नोलॉजी में भी इस स्टडी के दौरान कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब आपके सामने एक नई स्लाइड है जिसमें हमने टेबल को शो किया हुआ है, शेड्यूल को शो किया हुआ है। इस शेड्यूल या टेबल को हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। इस शेड्यूल की सहायता से हम पीपीसी कर्व को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। हम सोच रहे हैं कि पहले एक शेड्यूल बना के एक्सप्लेन करें, बाद में पीपीसी यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो एक्चुअल फॉर्म है यानी कर्व के रूप में हम उसको जब एक्सप्लेन करेंगे तो वो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो अगर हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल बना रखा, कर्व बना रखा है, तो इसकी एक डेफिनेशन होनी चाहिए। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल इज अ टेबल depicts all possible combination of two goods that an economy can produce with given and efficient utilization of the given resources and state of technology। कोई चेंजेस नहीं है, बस जहां पे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के डेफिनेशन में कर्व लिखा हुआ था वहीं पे यहां पे क्या लिखा हुआ है, शेड्यूल या टेबल लिखा हुआ है। तो देखिए क्या दिखाई दे रहा है स्लाइड में। एक तरफ गुड्स दिखाई दे रही हैं, वेट इन लाख टन, दूसरी तरफ जो है क्या है, पेंसिल इन लाख टन। फिर ए बी सी डी ई दोनों गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन ए ये शो कर रहा है कि अगर सारे के सारे इकोनॉमी के रिसोर्सेज को केवल व्हीट प्रोडक्शन में लगा दिया जाए तो व्हीट का मैक्सिमम प्रोडक्शन 100 हो जाएगा, लेकिन पेंसिल का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम कॉम्बिनेशन ई की तरफ ध्यान देते हैं तो कॉम्बिनेशन ई हमें यह शो कर रहा है कि अगर सारे के सारे रिसोर्सेज को पेंसिल के प्रोडक्शन में लगा दिया जाए तो पेंसिल का प्रोडक्शन 40 हो जाएगा, लेकिन व्हीट का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन है। अगर हम सारे के सारे रिसोर्सेज को व्हीट में लगा देंगे तो हमारे पास कॉम्बिनेशन मिलेगा ए, और अगर हमने सारे के सारे जो है रिसोर्सेज को पेंसिल के प्रोडक्शन में लगा दिया तो हमारे पास कॉम्बिनेशन मिलेगा ई।
अगर हम दोनों को मिला के प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, कुछ वीट का प्रोडक्शन, कुछ पेंसिल का प्रोडक्शन, तो हमारे पास कॉम्बिनेशन मिलते हैं बी सी डी। कॉम्बिनेशन बी ये शो कर रहा है कि अगर ज्यादा रिसोर्सेज वीट के प्रोडक्शन में लगा दिए जाए तो वीट का प्रोडक्शन हो जाएगा 90 लाख टन, लेकिन पेंसिल का प्रोडक्शन हो जाएगा 10। अगर हम वीट का प्रोडक्शन कम करना चाहते हैं, पेंसिल का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे सामने आ जाता है कॉम्बिनेशन सी। हमने वीट के प्रोडक्शन को कम कर दिया है, पेंसिल के प्रोडक्शन को क्या कर दिया, बढ़ा दिया है। तो नया कॉम्बिनेशन हमारे सामने आता है, वो है वीट का 70 लाख टन और पेंसिल का 20 लाख टन। इसी तरह से अगर हम पेंसिल का प्रोडक्शन और बढ़ाना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि हमें वीट का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। अब हमने पेंसिल का प्रोडक्शन कर लिया है 30 और वीट का प्रोडक्शन कर लिया है 40। एक बात जो देखने से पता चलती है, लगातार जब भी हम पेंसिल का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो हम वीट का प्रोडक्शन घटा रहे हैं। इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे हमारा एजम्पशंस पहले से दिया हुआ है कि रिसोर्सेज आर गिवन, यानी रिसोर्सेज में स्टडी के दौरान चेंज नहीं होगा। पहले कॉम्बिनेशन में सारा का सारा रिसोर्स केवल वीट के प्रोडक्शन में लगा हुआ था, इसीलिए पेंसिल का प्रोडक्शन क्या था, 0 था। अब जैसे जैसे पेंसिल का प्रोडक्शन करेंगे तो हमको निश्चित तौर पे वीट का प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और ऐसे चलते चलते अगर हम ई कॉम्बिनेशन पे चले गए, अगर सारा का सारा रिसोर्स हमने पेंसिल के प्रोडक्शन में लगा लिया तो पेंसिल का प्रोडक्शन होगा 40, वीट का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, 0। अब हम कर्व की तरफ चलते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का एक स्लाइड आपके सामने खुल गई होगी। सबसे पहले ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है जिसे कि हमने पहले से डिस्कस कर रखा है। इस स्लाइड को देखने से पता चलता है कि OX एक्सिस पे हमारा क्वांटिटी ऑफ पेंसिल्स दिखाई गई है और OY एक्सिस पे हमारी क्वांटिटी ऑफ वीट को दिखाया गया है। अगर सारे के सारे रिसोर्सेज को हमने पेंसिल के प्रोडक्शन में लगा दिया तो पेंसिल का प्रोडक्शन हमें होगा OX, लेकिन अगर सारे के सारे रिसोर्सेज को अगर हमने वीट के प्रोडक्शन में लगा दिया तो वीट का प्रोडक्शन होगा OR के बराबर। अब इसी तरह से आपको एक पॉइंट S दिखाई दे रहा होगा। पॉइंट S ये शो करता है कि इस पर वीट और पेंसिल दोनों के कॉम्बिनेशन हैं। इस पे दिखाई दे रहा है कि पेंसिल का प्रोडक्शन 29 है और वीट का प्रोडक्शन कितना है, 5 है। ये जैसे हमने टेबल में कॉम्बिनेशन देखा था, कॉम्बिनेशन BCD, ये वो कॉम्बिनेशन है, उसी कॉम्बिनेशन में से एक है, यानी जिस पे दोनों गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है। हालांकि यहाँ पे पेंसिल का प्रोडक्शन जो है क्या है, ज़्यादा है, वीट का प्रोडक्शन कम है। आगे देखते हैं, एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं U। इस U के प्रोडक्शन में क्या हो रहा है कि हमारा पेंसिल का प्रोडक्शन जो है और बढ़ गया है। ये कितना हो गया है, 29 से 70, लेकिन इसके बदले में जो वीट का प्रोडक्शन 5 था वो 5 से उसको घटा के क्या कर दिया गया, 3 कर दिया गया। ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि आप जानते ही हैं रिसोर्सेज आर गिवन। अगर एक का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो दूसरे के प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। तो आज के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।